नमस्कार। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम समाजशास्त्र के सिद्धांत इस फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में, और तीसरी यूनिट चल रही है। इससे पहले हम सामाजिक नियंत्रण का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा की थी हमने। उसमें हमने ये जाना था कि सामाजिक नियंत्रण का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो समाजशास्त्र का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, किसने दिया है, समाजशास्त्रियों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, सामाजिक नियंत्रण का महत्व या उद्देश्य क्या है, और सामाजिक नियंत्रण के मुख्य स्वरूप, फॉर्म्स या टाइप्स कौन कौन से हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। आज जो चर्चा का विषय है वह है सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और साधन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज एक व्यापक अमूर्त व्यवस्था है, और समाज के व्यवस्थित और अनुशासित संचालन के लिए समाज के सदस्यों के व्यवहारों को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समाज में समय के साथ एक कार्य प्रणाली विकसित हुई है, जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। और वो जो कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है, उनको अनुशासित रखता है, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था, एकता, संबद्धता बनी रहती है, शांति बनी रहती है। व्यवस्थित तरीके से समाज और समाज के विभिन्न घटक काम करते रहते हैं, उसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण के लिए समाज कुछ संस्थाओं और समूहों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करता है, और जिसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करता है, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, गलत रास्ते पर चलने पर दंडित करता है, और इन संस्थाओं और समूहों के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो इनको हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और साधन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अभिकरण और साधन में अंतर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभिकरण और साधन के अंदर के मध्य जो अंतर है वह ठीक वैसा ही अंतर है जैसा समिति और संस्था में होता है। समिति एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया समूह है, और जो समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन तरीकों से काम करता है, जो कार्य प्रणाली है, जो तौर तरीके होते हैं, उनको हम संस्थाएं कहते हैं। तो इसी तरह अभिकरण का तात्पर्य ये है कि सामाजिक नियंत्रण के वे समूह है या संगठन जिनके माध्यम से समाज सामाजिक नियंत्रण को समाज पर लागू करता है, और जो मूर्त होते हैं उनको हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कहते हैं। जैसे परिवार है, राज्य है, शिक्षण संस्थान है। तो ये समूह हैं, संगठन है, जो मूर्त हैं और जिनके माध्यम से समाज सामाजिक नियंत्रण समाज पर लागू करता है। अब सवाल उठता है कि ये अभिकरण समाज पर सामाजिक नियंत्रण किस माध्यम से लागू करते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि सामाजिक नियंत्रण के जो अभिकरण है वो सामाजिक नियंत्रण के साधनों के माध्यम से समाज पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ साधन का तात्पर्य उस विधि या तरीके से है जिससे कोई भी अभिकरण है वो अपने नियमों को लागू करता है। ये अमूर्त होते हैं। उदाहरण के लिए प्रथा है, परंपरा है, लोकाचार है, प्रचार है, जनमत है, पुरस्कार एवं दंड है, धर्म एवं नैतिकता है, कानून है, नेतृत्व है, शिक्षा है, हास्य व्यंग्य है। ये सब सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं और ये अमूर्त होते हैं। इसके माध्यम से समाज सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। अब सामाजिक नियंत्रण के जो अभिकरण और साधन हैं इनका संक्षिप्त में विवेचन करते हैं, इनको थोड़ा
विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सामाजिक नियंत्रण किस तरह करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले आते हैं हम सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण। उनमें सबसे पहला है परिवार। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि परिवार समाज शास्त्र की, समाज की बुनियादी इकाई है, बुनियादी अवधारणा है, मूलभूत एक प्राथमिक समूह है, एक स्थायी समिति है, और ये समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण का मूलभूत आधार है। व्यक्ति का जो सामाजिक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समाजीकरण होता है और जो सामाजिक नियंत्रण होता है, उसमें परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मित परिवार, एक प्रजनन परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। यानी कि वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है वह जन्मित परिवार होता है, और वह परिवार जो व्यक्ति स्वयं विवाह करके स्थापित करता है वह प्रजनन का परिवार होता है। ये एक बुनियादी संस्था है। इसके माध्यम से शिशु से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण चलता रहता है। व्यक्ति संस्कार सीखता है, मूल्य मानदंड सीखता है, संस्कृति को आत्मसात करता है, समाज का एक प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है, और समाज की संस्कृति मूल्य मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। गलत आचरण, गलत चीज़ों से दूर रहता है, या अगर सीख चुका है तो उनको भूलता है। तो ये सारी भूमिका परिवार में होती है। परिवार इसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाता है। गलत व्यवहार करने पर उसे दंड मिलता है, भर्त्सना होती है, उलाहना मिलता है, डांट मिलती है, और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है। तो इसके माध्यम से परिवार में बुनियादी आधारभूत संस्था है, प्राथमिक समूह है, स्थायी समिति है, जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों का उचित समाजीकरण सुनिश्चित करता है, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा जो अभिकरण है वह है शिक्षण संस्थान। ये कुछ इस तरह की समूह हैं या संस्थाएं जिनमें व्यक्ति सबसे अधिक समय व्यतीत करता है, जहाँ उसका सबसे ज़्यादा समाजीकरण होता है। व्यक्ति पहली कक्षा से लेकर अपने उच्चतम डिग्री तक शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा रहता है, वहाँ विभिन्न शिक्षकों के संपर्क में आता है, अपने मित्रों के संपर्क में आता है, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है। तो शिक्षण संस्थान है वह भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण है। वहाँ बच्चे का समग्र विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, शिक्षा अर्जित करता है, सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, इन सब चीज़ों की जानकारी इसे मिलती है। समूह में रहना सीखता है, साथियों के साथ रहना सीखता है। तो न केवल उसका सामाजिकरण होता है बल्कि सामाजिक नियंत्रण में भी शिक्षण संस्थान है वो मुख्य अभिकरण की भूमिका निभाते हैं। और तीसरा जो अभिकरण है वह है राज्य। ये एक व्यापक अवधारणा है। राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सरकार, सरकार से जुड़े संगठन, सब कुछ निहित हैं। तो राज्य एक बड़ी व्यवस्था है, बड़ा संगठन है, जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का काम समाज करता है। कानून है, नेतृत्व हैं, शिक्षाएं हैं, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, न्यायालय है, प्रशासनिक मशीनरी है, पुलिस है, प्रशासन है, ये जो सारा सिस्टम है वो राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसे राज्य भी एक महत्वपूर्ण अभिकरण है सामाजिक नियंत्रण का। इसके बिना सामाजिक नियंत्रण संभव नहीं है। अगर ऐसा भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो अभिकरण है, परिवार है, शिक्षण संस्थान है, राज्य हैं, ये सामाजिक नियंत्रण किस माध्यम से, किस तरीके से लागू करते हैं। तो उसका उत्तर है कि ये विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण को लागू करते हैं। इनके अपने निश्चित तौर तरीके होते हैं, विधियाँ होती है, जिनसे अपने नियम है वो समाज पर लागू करते हैं। और ये तौर तरीके अमूर्त होते हैं, इन्हीं को ही हम साधन कहते हैं, मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। और उसमें हम देखते हैं कि प्रथा है, परंपरा है, लोकाचार है, जनमत, पुरस्कार, दंड, धर्म, नैतिकता, कानून, नेतृत्व, शिक्षा, ये प्रमुख हैं। ये सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। प्रथा के बारे में, लोकाचार के बारे में
जनमत के बारे में W.G. शमनर ने अपने पुस्तक फोकवेज में विस्तृत विवरण दिया है और इनके बारे में ये बताया है कि किस तरह जनरीतियाँ हैं, लोकाचार हैं, जनमत है, ये सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रथा और परंपरा, इनका भी उन्होंने उदाहरण दिया है। उन्होंने इसको व्यवस्थित तरीके से न केवल संस्था के उद्विकास को समझाया है, बल्कि एक एक चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण सहित विवेचन किया है कि कौन सी चीज़ किस तरह समाज में सामाजिक नियंत्रण करती है। जनरीतियाँ वस्तु से समाज में आचरण के मान्यता प्राप्त तौर तरीके हैं, और जब जनरीति के साथ समूह कल्याण की भावना और उचित अनुचित का विचार जुड़ जाता है तो वो लोकाचार बन जाता है। और संस्था जो है वो लोकाचार के आगे की अवस्था है सोशल डेवलपमेंट में, जिसमें स्थापित विधि विधान, नियम और कार्य प्रणाली की एक जो व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो वह संस्था होती है। और इस तरह उन्होंने व्यक्तिगत विचार से लेकर संस्था तक के डेवलपमेंट को समझाया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कोई व्यक्तिगत विचार हमारे मन में आता है, जब वह बार बार दोहराया जाता है उस विचार के अनुसार व्यवहार को, तो वह व्यक्तिगत आदत बन जाती है। जब वह व्यक्तिगत आदत समूह की आदत बन जाती है तो उसे हम जनरीति कहते हैं। जैसे अभिवादन करना, किसी मदद पर सहायता करने वाले को धन्यवाद देना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, मंदिर में प्रवेश से पूर्व हाथ धोना, जूते उतारना, तो इस तरह ये सब कोई पत्राचार करते हैं तो उसमें सम्मान सूचक संबोधन प्रयुक्त करना, ये सब जनरीतियाँ हैं। और इसके आगे जो संस्था के विकास का चरण है उसमें प्रथा आते हैं, कस्टम्स। और प्रथा के आगे का स्टेज है लोकाचार, और लोकाचार की जो उच्चतम अवस्था है वही है संस्था। उन्होंने इस तरह संस्था के विकास को समझा है। तो इसी तरह प्रथाएं भी समाज में सामाजिक नियंत्रण में भूमिकाएं निभाती हैं, और लोकाचार भी भूमिका निभाते हैं, संस्था भी सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये स्थापित विधि विधानों, नियमों, कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था होती है संस्था। और इस संस्था का विकास जनरीति, प्रथा और लोकाचार के माध्यम से होता है। इसलिए प्रथा है, परंपरा है, लोकाचार है, जनमत है, इनका समाज में सम्मान होता है, इनका आदर किया जाता है, इनकी पालना की जाती है, सभी से समाज अपेक्षा भी करता है। इस कारण ये सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में शादी, जन्म है, विवाह है, मृत्यु के अवसर पर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उनको हम एकदम बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो प्रथा परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जनमत से जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आम आदमी पर रहता है। एकदम से आम आदमी उनको छोड़ नहीं पाता है, तो ये समाज पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। तो इन प्रथाओं, परंपराओं, लोकाचारों, जनरीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज में अनुशासन, संतुलन, संबद्धता और व्यवस्था बनाए रखना था। लेकिन समय के साथ इनमें विकृतियाँ आती जाती हैं, और ये समूह है, समाज और व्यक्ति सबके लिए घातक सिद्ध होने लग जाती है। जैसे मृत्यु बोझ है, बाल विवाह है, दहेज प्रथाएं हैं, ये इस तरह कुरीतियों का रूप भी धारण कर लेती हैं। अंधविश्वास है, पाखंड है, तो इस तरह की समस्याएं भी इनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम यहाँ सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और साधन पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्रथा, परंपरा, लोकाचार, जनमिति सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में मैकाइवर एंड पेज ने अपने पुस्तक सोसाइटी में और किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में धर्म और नैतिकता के सामाजिक नियंत्रण में भूमिका का उल्लेख किया है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि नैतिकता कर्तव्य की भावना है, यानी उचित अनुचित पर बल देने की बात करती है, और धर्म
एक व्यवस्थित प्रयास है जिसके द्वारा हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, ऐसा समाज वैज्ञानिक कहते हैं धर्म और नैतिकता के बारे में। लेकिन मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में दोनों में तुलनात्मक अंतर किया है और ये बताया कि ये किस तरह सामाजिक नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मैकाइवर पेज ने बताया कि धर्म है वह अतार्किक है, इसका संबंध आस्था और श्रद्धा से है और आस्था श्रद्धा के अनुरूप लोग व्यवहार करते हैं और धर्म गुरु है या उन अपने इष्ट लोक देवता हैं उनके पालना में समाज में अनुशासित आचरण करते हैं, कुछ गलत गतिविधियाँ हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इस तरह धर्म सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि ये अलौकिकता से जुड़ा हुआ है, ये रूढ़िवादी है और अलौकिक जगत से होने के कारण व्यक्ति के अंदर अज्ञात उस परम तत्व का, ईश्वरीय तत्व का, अलौकिक तत्व का एक भय होता है कि अगर मैं गलत आचरण करता हूँ तो मुझे उसका दंड भुगतना होगा। इस कारण व्यक्ति गलत आचरण करने से बचता है, समाज के सदस्यों का सम्मान करता है और इस तरह सामाजिक नियंत्रण में धर्म अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं नैतिकता का। तो नैतिकता के बारे में मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि ये तार्किक है, यानी तर्क और विवेक पर आधारित जो व्यवहार है, जो हमें कर्तव्य की भावना बताता है, वह नैतिकता है। और ये एक लौकिक नियम है, परिवर्तनशील है, ये मुख्य रूप से कर्तव्य की भावना है, ये इसकी सेंट्रल थीम है, केंद्रीय विषय वस्तु है। तो ये व्यक्ति को अंतरात्मा से आत्मानुशासन में रहने में, समाज के अनुकूल व्यवहार में, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह यह भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। व्यक्ति गलत आचरण नहीं करता है, अपराध नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, समाज के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, मादक द्रव्यों और मद्यपान इस तरह की कुछ गलत आदतों से दूर रहता है। तो यह इस तरह सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद में पुरस्कार और दंड। समाज अपने सदस्यों के को अच्छा व्यवहार करने के लिए, समाज के अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनको समय समय पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित करता है और जो सदस्य समाज में गलत व्यवहार करते हैं, समाज की शांति और अनुशासन को भंग करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो उनको सामूहिक रूप से दंड भी दिया जाता है। समाज की सामूहिक बैठक होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है, शहरी क्षेत्रों में भी होती है और इस तरह सामूहिक रूप से उसको दंड दिया जाता है, आलोचना होती है, भर्त्सना होती है, इसकी निंदा होती है। इस कारण सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। इसके अलावा कानून सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी कानून के सामाजिक परिवर्तन में भूमिका को रेखांकित किया है। और किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में 2 प्रकार के कानून बताए हैं, एक प्रथागत कानून और दूसरा वैधानिक कानून। इसी तरह जाने माने फ्रेंच समाजशास्त्री इमानुएल दुर्कheim ने भी अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में सामाजिक नियंत्रण में कानून और धर्म की भूमिका का विवेचन किया। वह कहते हैं कि धर्म समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखता है, एक प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता है। और उन्होंने भी दमनकारी कानून और पुनर्स्थापना कानून 2 प्रकार के कानूनों का उदाहरण दिया है। और इन समाज वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कानून है वो शक्ति के प्रयोग द्वारा समाज में ऑर्डर, व्यवस्था बनाए रखता है, विवाद समस्याओं के निराकरण होते कुछ नियम और कानून लागू करके उनका पालन करवाता है, प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करता है। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, चोरी करता है या हिंसा करता है या नियमों को तोड़ता है तो पुलिस और न्यायालय के माध्यम से उसके अपराध की जांच पड़ताल करके दोषी सिद्ध होने पर उसको दंड का प्रावधान किया जाता है। तो इस तरह कानून है वो एक व्यापक अवधारणा है और वो सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साधन है। और समकालीन समाज में जिस तरह की अव्यवस्था और अपराध और हिंसा का बोलबाला है या इनका जो मैग्नीट्यूड है, आकार है, वो बढ़ता जा रहा है,
संदर्भ में कानून की सामाजिक नियंत्रण की भूमिका और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक उचित समाजीकरण सुनिश्चित करती है और सामाजिक नियंत्रण में सहयोग करती है। शिक्षा से ही व्यक्ति का समग्र शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है, उसका नैतिक विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो एक मानव संसाधन के रूप में तैयार होता है। तो इस तरह वो आत्मनिर्भर बन पाता है, एक संतुलित और समग्र व्यक्तित्व का धारक व्यक्ति बन पाता है, समाज का सक्रिय सदस्य बन पाता है। इस कारण शिक्षा है वो व्यक्ति को एक न केवल अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि एक उत्पादक व्यक्ति के रूप में तैयार करती है, जिससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाता है, बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर पाता है और समाज में अच्छा योगदान दे पाता है। तो इस तरह शिक्षा भी सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाती है। फ्रांस के समाजशास्त्री, जो समाजशास्त्र के संस्थापक समाज वैज्ञानिकों में से आते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में शिक्षा और समाजीकरण के बारे में कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं और ये सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त नेतृत्व भी सामाजिक नियंत्रण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लोकप्रिय नेता और प्रभावशाली और योग्य नेतृत्व है वो समाज में सामाजिक परिवर्तन की राह तय करता है, सही दिशा दिखाता है, सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं और समाज में अनुशासन लाने में, सामाजिक नियंत्रण लाने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाज के सदस्य उनकी बात का अनुसरण करते हैं। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेतृत्व हैं, प्रशासनिक नेतृत्व हैं, तो इन को जनता रोल मॉडल के रूप में देखती है और उनके बताए रास्ते पर चलती है, उनके आग्रह और बातों का पालन करती है। तो इस तरह नेतृत्व भी है वह सामाजिक नियंत्रण का एक अहम साधन है, क्योंकि नेतृत्व व्यापक जनसमूह को प्रभावित करता है और व्यापक जनसमूह उनकी बात मानता है। इस कारण वो सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ आंदोलन होते हैं, हिंसा और कानून व्यवस्था भंग होने की समस्या होती है, तो उस स्थिति में जो लीडर होते हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने का, अनुशासन में रहने का, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का आह्वान करते हैं। तो ये हम समाचार पत्रों में देखते हैं। तो ये सामाजिक नियंत्रण में नेतृत्व की भूमिका को बताने वाला एक दृष्टांत है कि किस तरह नेतृत्व सामाजिक नियंत्रण में भूमिका निभाता है। इसके अलावा हास्य व्यंग्य भी सामाजिक नियंत्रण में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि हम अगर एक इंसान शिक्षित, जागरूक और समझदार व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करता है, असभ्य आचरण करता है, तो वो हास्य और व्यंग्य का पात्र बन जाता है। तो इस तरह हास्य और व्यंग्य भी समाज के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। कोई भी सदस्य असामान्य व्यवहार नहीं करता, समाज के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता, इस तरह का व्यवहार नहीं करता जिससे समाज और समाज के जो नियम है वो टूटते हों, समाज के सदस्यों की जो आम जीवन शैली है, शांतिपूर्ण जीवन शैली है, वो भंग होती हो। ऐसा व्यवहार वो नहीं करते हैं। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से लोग अनुशासन में रहते हैं। तो हास्य और व्यंग्य भी सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं, सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये मुख्य साधन हैं जिनके माध्यम से समाज है वो सामाजिक नियंत्रण को लागू करता है, और इन सब का आधार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण हैं, जो कि मुख्य रूप से परिवार, शिक्षण संस्थान और राज्य हैं। आज का जो ये विषय है उसका सार मुख्य रूप से यही है, और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। और फिर भी अगर कोई किसी तरह की कठिनाई है, आपकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या आपका कोई सुझाव है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे संपर्क करके हमें बता सकते हैं।
इस वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन सबका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो हमने आपको बताई थी, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित प्रोफेसर ML गुप्ता एंड डॉक्टर DD शर्मा की पुस्तक है समाजशास्त्र की सिद्धांत और भारतीय समाज, दोनों टेक्स्ट बुक है जो काफ़ी सरल भाषा में लिखी हुई है और आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स का भी मैंने इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें जिक्र किया था, एक बार और बता देता हूँ। प्रोफेसर JP शर्मा की पुस्तक है, प्रोफेसर JP सिंह की पुस्तक है समाजशास्त्र अवधारणाएं व सिद्धांत, और दूसरा भारतीय समाज के लिए प्रोफेसर मोतीलाल गुप्ता की पुस्तक है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रकाशित करती है। ये दोनों स्टैंडर्ड बुक्स हैं। अगर आप सोशियोलॉजी में PG करना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज में, क्योंकि RAS में आजकल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, सिविल सर्विसेज में अगर आप सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं तो इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। या सोशियोलॉजी में PG करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो भी आप इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, शेयर किया है, और जो सिलेबस है उस के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ये कहा था कि आपको RSCIT का कोर्स करना है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो RKCL की जो संस्थाएं हैं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा उसकी परीक्षा करवाता है और वही सर्टिफिकेट जारी करता है। वो सर्टिफिकेट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक अनिवार्य योग्यता भी है। उदाहरण के लिए पटवारी हैं, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए RSCIT एक अनिवार्य योग्यता है। और साथ ही आज के सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कंप्यूटर और इंटरनेट की जो बेसिक जानकारी है वो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की SSO ID हो, खुद की ईमेल ID हो, आप अपने परीक्षा का फॉर्म खुद भर सकते हो, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हो, छोटी सरल PPT बना सकते हो, इंटरनेट पर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, किसी भी आम जन से जुड़े हुए मुद्दे की शिकायत कर सकते हो, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के RPSC और UPSC की वेबसाइट से पेपर देख सकते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की वेबसाइट देख सकते हो, ताकि कब परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब रिजल्ट आने वाला है वो देख सकते हो। SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के वेब पेज को देख सकते हो। किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं किन से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह की जो जानकारी है वो आपको तभी होगी जब आप कंप्यूटर की और इंटरनेट की बेसिक जानकारी रखते हैं, आप को उसका बेसिक नॉलेज हो। ये नहीं केवल आपने सामान्य सी पढ़ाई कर ली और कंप्यूटर के पर काम करना आपको बिल्कुल नहीं आता है और आपने परीक्षा दी, आप पास हो गए और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं, आपको उसका व्यावहारिक नॉलेज होना चाहिए। इस तरह का नॉलेज, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन बेसिक जानकारी जो आज के टाइम में होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। इतनी जो मैंने बताई है कि इंटरनेट पर आप खुद कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई वेबसाइट खोल सकें, उस पर अपना परीक्षा का फॉर्म भर सकें, आपकी खुद की SSO ID आप बना सकें, आपकी ईमेल ID हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद भर सकें खुद की SSO ID के माध्यम से, किसी भी सरकारी वेबसाइट से किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी ले सकें, कोई भी सरकारी योजना या सरकार की स्कीम से संबंधित कोई समस्या है तो उसकी आप ऑनलाइन शिकायत कर सकें, RTI में कोई जानकारी ले सकें, किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट जाकर उससे संबंधित अधिकारियों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकें। तो इस तरह की बेसिक जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, इतना कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। और दूसरा मैंने ये कहा था कि आपको लिखने की प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी है, केवल पढ़ना ही नहीं है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। लिखने का अभ्यास छूट जाता है, इस कारण परीक्षाओं में टाइम मैनेजमेंट की समस्या होती है, सवाल छूट जाते हैं या हम बेहतर ढंग से उत्तर को कंपोज नहीं कर पाते हैं, सिस्टमेटिक और तार्किक तरीके से अपने उत्तर को बेहतर प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इस तरह की समस्याएं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छी बुक्स ने नियमित रूप से अनुशासन में रहकर पढ़ाई करनी है और लिखने का अभ्यास भी करना है। पिछले सालों के पेपर को सोल्व कीजिए आप, तो इस तरह प्रैक्टिस होती रहेगी। तीसरी बात है, नियमित रूप से एक समाचार पत्र को पढ़ना है।
कोई भी राजस्थान का, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का समाचार पढ़ सकते हैं तो वह सर्वोत्तम है, उसकी होड़ ही नहीं हो सकती। और कभी जीवन में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई संकट नहीं आएगा। ये केवल एक न्यूज़पेपर राष्ट्रीय स्तर का, अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं, उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, तो इनमें से कोई एक अखबार आप नियमित रूप से पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। देश दुनिया में क्या घट रहा है, क्या हमारे मुद्दे हैं, क्या हमारे देश की समस्याएं हैं, संपादकीय प्रश्न हैं, उनको देखिए आप बेहतर ढंग से अपना उत्तर देना सीख पाएंगे, लिखना सीख पाएंगे, निबंध अच्छा लिख सकते हैं आप, बेहतर ढंग से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आपको देश दुनिया के कई मुद्दों और तथ्यों की जानकारी होगी। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल है उनसे भी आप अपडेट रहेंगी। ये तभी संभव है जब आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक चौथी बात मैंने ये की थी कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अभी सेकेंड ईयर पढ़ना है, आपको फाइनल पढ़ना है और आगे आपको कंपटीशन 12th में उतरना है, वहाँ आपको compete करना है। तो अभी से ही आपको सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर पढ़ना है। जीके की बेसिक बुक्स आती है छोटी, 25 रुपये की, 20 रुपये की, एक बेसिक बुक ऐसी रखिए, उसको नियमित रूप से पढ़ते रहिए। इसी तरह राजस्थान जीके की एक छोटी किताब लाइए, उसको पढ़िए। बेसिक जो जीके है उसको नियमित रूप से समय मिले पढ़ते रहिए। इससे आपको पढ़ाई में बोरियत भी महसूस नहीं होगी और सामान्य ज्ञान भी आपका सुदृढ़ मजबूत होता जाएगा। और इस तरह आप कंपटीशन के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और सफलता के लिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ही बात है, कठोर परिश्रम और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इसके बिना सफल होना संभव नहीं है। सफलता की सीढ़ी एक तपस्या का मार्ग है, और अगर आप अंतरात्मा से ईमानदारी से तपस्या कर पाते हैं, अनुशासन के साथ कठोर परिश्रम कर पाते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। सफलता आपके कदम चूम लेगी। लेकिन लापरवाही, अव्यवस्थित, अनुशासनहीन अध्ययन से सफलता मिलना संभव नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें, समय का सदुपयोग करें, अनुशासन में रहें। सोशल मीडिया इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अधिक समय देना अपने आप को, समय को बर्बाद करना है, अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है, और वो आपके लक्ष्य से आपको भटकाता है, दिग्भ्रमित करता है। आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक से उतरने की तरह है, और एक बार कोई भी गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है तो उसको वापस ट्रैक पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इन चीज़ों का डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें। सोशल मीडिया में अनावश्यक रूप से समय खराब नहीं करना है, अच्छी पुस्तकों से पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है, और जो बातें मैंने बताई उनका ध्यान रखिए। और फिर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में निखार आ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और आप का व्यक्तित्व है वो और बेहतर बन पाया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो मेरा यही कहना का हमेशा आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।